आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, खान के मुकाबिल में कौन सी बारीक वारदातें डाली जा रही हैं कि खान को यूं ही तरह दबाया रखा जाए। अमूमी तौर पे आज जो फैसला हुआ है, ऐसे फैसले नहीं होते। ये फैसला क्यों किया गया उसके ऊपर बात। लाहौर हाई कोर्ट में सियासी तौर पे एक तब्दीली क्या देखने में आई है, और वो तब्दीली जो है वो PMLN के लिए खुशी का बायस क्यों बनी हुई है, उसके ऊपर बात। PTI क्या अपना एक और हमायती गंवाने के दर पे है, इसके ऊपर बात। लाहौर हाई कोर्ट से मुतल्लिक क्या स्कैंडल सामने आएंगे जो अमीर भट्टी साहब और मलिक शहजाद साहब को लेके आया करते थे, या वो रुक जाएंगे, उसके ऊपर बात। 15 लोग जो हैं जिनको फ्रेम किया जा रहा है वो कौन कौन से होंगे, यास्मीन राशिद साहिबा के लिए मुश्किलात क्या होंगी, और सुबह का दिन मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या होगा। और फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का ये कहना कि मुझे सिस्टम समझाते हो, मैं भी इसी सिस्टम से आया हूँ, ये तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दो। ये मामला ये क्यों यहाँ तक पहुँचा, इस सब के ऊपर बात की जाएगी। बात का आगाज़ करते हैं ये अबूरी ज़मानत के केस के हवाले से। अब जो अमूमी तौर पे ज़मानतों के केसेस होते हैं उसमें होता क्या है, जज साहब ये फैसला देते हैं कि इस बुनियाद के ऊपर, इस ग्राउंड के ऊपर ये दरख्वास्त मंजूर की जाती है या मुस्तरद कर दी जाती है। वो ट्रायल के ऊपर या कन्विक्ट नहीं करते कि इसने ऐसा किया है, उसमें ये होता है कि इस पे ऐसा शक है। इन्होंने तो बाकायदा तौर पे फ्रेम कर दिया कि ऐसा किया है, और यूं जज साहब का माइंड क्लियर हुआ है इस फैसले के अंदर। और अमूमी तौर पे ये कोर्ट रिपोर्टिंग करने वाले ये बताते हैं कि 4-4 सफ़ात पे मुश्तमिल फैसले नहीं होते ज़मानतों के। जज साहब ने, जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज थे, उन्होंने अपने फैसले में कहा कि 2 सरकारी गवाह थे जिन्होंने ये बयान दिया कि 7 मई को शाम 5 बजे जमान पार्क के अंदर एक मीटिंग हुई। PTI के टॉप लीडरशिप के 15 अफराद उसके अंदर मौजूद थे। उस मीटिंग में खान ने 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया, और डायरेक्शन उन्हें यह दे दी कि अगर मेरी गिरफ्तारी हुई तो फिर ये यास्मीन राशिद है, इसकी क़यादत में कारकुनों को इकट्ठा करेंगे। ये कौन कह रहे हैं? सरकारी गवाह कह रहे हैं। उस अदालती फैसले में यह लिखा जाता है कि मीटिंग के अंदर यह फैसला हुआ कि गिरफ्तारी पे फौजी तंसीबात और सरकारी इमारतों पर हमला करके हुकूमत को प्रेशराइज किया जाएगा। 9 मई को इस्लामाबाद जाते वक्त इमरान खान ने एक वीडियो बयान दिया कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया तो मुल्की हालात श्रीलंका जैसे होंगे, और प्रोसिक्यूशन जो है उसने बानी PTI के वीडियो पैगामात का ट्रांसक्रिप्ट जो था वो अदालत में जमा कराया। प्रोसिक्यूशन ने बानी PTI के खिलाफ ये केस दायर किया है कि इन्होंने 9 मई की मनसूबाबंदी की हुई है। अदालत अपने फैसले में ये लिखती है कि प्रोसिक्यूशन का केस ये है कि PTI टॉप लीडरशिप ने मनसूबाबंदी से इत्तफाक किया और मॉडर्न डिवाइसेस इसके अंदर इस्तेमाल किए जिससे पैगाम रसानी हुई, एक दूसरे को पैगाम पहुंचाए गए। इमरान खान से इश्तियाल अंगेजी के लिए बनाए गए वीडियो में इस्तेमाल आलात जो हैं वो अभी बरामद होने हैं, वो नहीं बरामद किए जा सके। और खान साहब के वकील ने उसमें यह कहा कि ये इमरान खान को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बना रहे हैं, इनके दलाइल के अंदर वजन नहीं है, मुजरिमाना साजिश से पुरअमन इज्तिमा भी दहशतगर्द बन जाता है। जज साहब ने अपने फैसले के अंदर लिखा कि इश्तियाल अंगेज पैगाम देना और उसे आगे फैलाकर आर्मी तंसीबात, जिना हाउस, सरकारी इमारतों पर हमला जो है वो दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। और दरख्वास्त गुजार इस फेल से, यानी उसमें वो ये लिख रहे हैं कि उसने ये फेल किया, इस फेल से अपने कानून पर अमल दरामद के बुनियादी हुकूक को खो बैठा है। अबूरी जमानत मासूम फर्द का हक है, मगर इस दरखास्त गुजार का हक नहीं है जिसने PTI की दीगर क़यादत से मिलकर साजिश करके रियासत के खिलाफ जंग की है। फैसले में यह कहा गया कि अबूरी जमानत उसका हक नहीं है जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए साजिश की, और दरखास्त गुजार का मुबैना जुर्म से ताल्लुक साबित करने के लिए मुनासिब ग्राउंड भी मौजूद है, इसलिए उसकी अबूरी जमानत खारिज की जाती है। यानी इसमें सिर्फ जमानत ही खारिज नहीं की जज साहब ने तो बाकायदा हुक्मनामा ही जारी कर दिया है, यानी बाकायदा फैसला ही कर दिया है। अब क्या इस पे सवाल उठते हैं कि 161 के बयानात हुए जिसकी बुनियाद पे ये कहा गया कि ये इसने साजिश की और ये अपना हक खो बैठा है क्योंकि इसने मुजरिमाना फेल कर लिया हुआ है। अगर तो ट्रायल भी इन्हीं जज साहब के सामने लगते हैं तो माइंड क्लियर है कि क्या होगा, क्योंकि इस नौइयत में फैसला भी फिर इसी तरीके से होगा। दूसरी बात ये कि वो कहते हैं 7 मई को 15 लोग वहाँ पर मौजूद थे, हम भी बहुत आते जाते रहे उन दिनों में उस एरिया में, जमान पार्क में। वहाँ पर तो बाकायदा शेलिंग होती थी, कैंप उखाड़ दिए गए, वहाँ से लोगों को उठा दिया गया, सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी।
تو وہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کس طرح وہاں پہ پہنچے؟ وہ 15 لوگ کون سے ہیں؟ سوال یہ بھی ہے ان 15 لوگوں میں کیا تمام کے تمام ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف میں ہیں؟ اور اگر وہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہے، انہوں نے راستے جدا کر لیے، کسی اور جماعت میں چلے گئے، خاموشی اختیار کر لی، گھر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کو بھی پکڑ کے کٹہرے میں لایا جائے گا، یا پھر ان کی ماضی کی جانے والی جو پریس کانفرنس ہے وہ ان کے اس فیل کے اوپر پردہ ڈال چکی؟ ایک سوال یہ بھی اہم ہے، کیونکہ بے شمار لوگ ان کے اوپر بھی کیسز تھے لیکن اب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بول رہے ہیں، پریس کانفرنسز بھی کر لی تھیں، دوسری جماعتوں کے بھی حصے بن گئے، الیکشن بھی لڑ لیے، ہار بھی گئے، لیکن ابھی بھی بیٹھے بول رہے ہیں۔ ان کے اوپر بھی سیم کیسز تھے، وہ بھی ان کے اوپر بھی ایلیگیشن اسی طرح کے تھے، لیکن وہ فوری طور پہ واپس آئے۔ اب یہ سوال بنتا ہے کہ وہ 15 لوگ جو ہے وہ اور کون ہوں گے؟ دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف، لاہور ہائی کورٹ کا اگر منظرنامہ دیکھا جائے تو لاہور ہائی کورٹ میں ان کے لیے ایک سافٹ کارنر ہوا کرتا تھا، بے شمار کیسز میں انہیں یہاں سے ریلیف مل جاتا تھا، لیکن اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نہیں بنی ہے، انہوں نے ابر گل صاحبہ کو وہاں پر رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ تعینات کیا ہے۔ ابر گل صاحبہ کون ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ ابر گل صاحبہ وہی جج صاحبہ ہیں جن کے پاس ہمارے 9 مئی کے کارکنان اور لیڈروں کی ضمانت کے کیسز لگتے رہے اور انہوں نے کسی ایک کو بھی ضمانت نہیں دی اور انہوں نے اس سے انکار کیا، تو پھر ہم نے اس وقت کے چیف جسٹس یا رجسٹرار کے پاس باقاعدہ درخواستیں دے کے اپنے کیسز تبدیل کروائے، دوسرے ججز کے پاس لگوائے اور وہاں سے کسی حد تک ریلیف لیا۔ یہ الگ معاملہ کہ عدالت سے ضمانت ہونے کے بعد ان کی رہائی عمل میں آئی یا نہیں آئی، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن یہ ابر گل صاحبہ وہی ہیں جنہوں نے ہمیں ریلیف نہیں دیا تھا، یہ پاکستان تحریک انصاف کلیم کرتی ہے۔ اور انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ ایک سافٹ کارنر جو لاہور ہائی کورٹ میں ان کے لیے ہوتا تھا وہ ملک شہزاد صاحب کے سپریم کورٹ میں جانے سے ختم ہو چکا، اور ان سے پہلے امیر بھٹی صاحب جو موجود تھے تو امیر بھٹی صاحب کو بھی پولیٹیسائز کیا گیا تھا ان کے داماد علی افضل شاہی کی توسط سے، لیکن ان کی مدت پوری ہو گئی، وہ چلے گئے، ملک شہزاد صاحب آئے، ان کی صاحبزادی کو لے کے باتیں ہونے لگیں، پھر وہ بھی ان کا فوری طور پہ سپریم کورٹ کے اندر ہو گیا، اور اب منظرنامہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے نزدیک وہ ان کے حق میں لاہور ہائی کورٹ میں نہیں رہا۔ اب یہ جو تقریب تھی رجسٹرار والی، اس میں مریم نواز صاحبہ جاتی ہیں اور اعظم نذیر تارڑ صاحب جاتے ہیں بطور وزیر اعلیٰ اور بطور وزیر قانون۔ ایسی تقریبات میں جاتے رہتے ہیں لوگ، لیکن کوئی خوشی سے جائے یہ الگ معاملہ ہے، خوشی چہروں سے بھی دکھائی دیتی ہے، اور بہت سارے اس محفل میں بیٹھنے والے وہ بتاتے ہیں کہ چہروں سے خوشی عیاں ہو رہی تھی، یعنی پی ٹی آئی کے ہاتھ سے یہ ڈور بھی سرکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری بات پی ٹی آئی کے جلسے کے حوالے سے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا جلسے سے کچھ نہیں ہوتا، مسئلے کا حل نکالیں۔ عامر فاروق صاحب نے سماعت کی، اور یہ سماعت جو تھی یہ عامر مغل جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کی طرف سے درخواست دی گئی تھی، تو چیف جسٹس نے کہا کہ چیف کمشنر پی ٹی آئی والوں سے مشاورت کر کے جلسے کے معاملے کا مستقل حل نکالیں۔ جلسے میں کوئی 40-50 ہزار بندہ آ جائے گا، تقریریں ہوں گی، کچھ نہیں ہونا اس سے۔ تو یہ جب پوچھا گیا تو جواباً، کیونکہ وکیل پیش تھے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شعیب شاہین صاحب، انہوں نے آج ایک اور استدعا کر دی، انہوں نے کہا جی ہمیں 27 جولائی کو جلسے کی اجازت دے دیں۔ عامر فاروق صاحب نے وہاں پہ یہ سوال پوچھا، انہوں نے کہا جی فروری سے جلسے کا معاملہ چل رہا ہے، ڈیپٹی کمشنر نے اجازت دے دی، چیف کمشنر نے منسوخ کر دیا، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو آج وہاں پر موجود تھے ایکٹنگ ڈیپٹی کمشنر اسلام آباد، انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ چیف کمشنر نے نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ کو معطل کیا ہے، منسوخ نہیں کیا۔ یہ جو محرم چل رہا ہے اس کے 40 دن گزرنے دیں، ہم ان کو جلسے کی اجازت دے دیں گے۔ اب جب یہ بات انہوں نے کی ہے تو عامر فاروق صاحب نے وہاں پر جو بات کی ہے وہ بڑی توجہ طلب ہے۔ انہوں نے کہا آپ کسی کھلی جگہ اجازت دے دیں، چہلم کے بعد تو آپ کہہ دیں گے کہ سیلاب آ گیا ہے، سردی ہو گئی ہے، 10 محرم کے بعد کی بات تو سمجھ آتی ہے، چہلم تو بہت دور کی بات ہے۔ اب اس پہ ڈیپٹی کمشنر صاحب وہ ذرا ہوشیاری دکھاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سسٹم کے تحت چلنا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس آگے بیٹھے ہوئے ہیں تو چیف جسٹس آگے سے بات کرتے ہیں کہ میں سسٹم کو جانتا ہوں، میں بھی اسی سسٹم کی پیداوار ہوں، میں سیدھا ولایت سے یہاں پہ لینڈ نہیں کیا ہوا، مجھے سسٹم بتا رہے ہیں۔ عدالت نے یہ جو سماعت ہے وہ 15 جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔
اب 15 जुलाई तक मुलतवी की गई है, तो अब देखना ये है कि इनके हाथ में क्या रहता है, क्योंकि अभी देखें तो बहुत सारी चीज़ों पे इनको उबूर अगर है भी, तो वो चीज़ें इनके हाथ से किस हद तक सिरकती हैं और किस हद तक इनके पास रहती हैं, ये एक सवाल है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो इस सारी सूरत हाल में जो मखसूस नशस्तों वाला केस है, वो मखसूस नशस्तों वाले केस का इब्तदाई तौर पे ये सामने इम्कान आया था कि सुबह 9 बजे जो है वो 3 रुकनी बेंच जो है वो इसके ऊपर फैसला सुनाएगा। वो 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और 2 और जजेस इसके अंदर मौजूद होंगे। शरफ खान साहब हैं और अकील अब्बासी साहब की बात हो रही थी कि वो होंगे, लेकिन फिर बाद में जो है वो कॉज लिस्ट नहीं जारी की जाती है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी बातें इब्तदा पे ही होना शुरू हो गई कि ये कैसे हो सकता है, फुल कोर्ट ने बैठ के सुना हुआ, 3 जजेस क्यों आए, बाकी क्यों माइनस हुए, अतर मिनल्ला साहब क्यों नहीं है, मंसूर अली शाह साहब क्यों नहीं है, आयशा मलिक साहिबा क्यों नहीं है, मुनीब अख्तर साहब क्यों नहीं है, यानी इस तरह की बातें होने लगी। तो जब इस तरह की बातें होने लगी तो रजिस्ट्रार की तरफ से एक नई कॉज लिस्ट जारी की गई। वो 3 जजेस भी आ जाते तो माइनस तो कोई हो नहीं जाना था। उन्हीं 3 जजेस ने आके तमाम जजेस का लिखा गया फैसला ही सुनाना था, और अगर किसी ने इजाफी नोट भी लिखा हुआ था वो भी बयान हो जाना था। लेकिन फिर पता नहीं किसी मंतक या मसलहत के तहत नई जो कॉज लिस्ट जारी की गई है, उस कॉज लिस्ट के मुताबिक ये फुल कोर्ट ही 9 बजे नहीं बल्कि 12 बजे बैठेगा, और 12 बजे बैठ के वो फैसला सुनाएगा कि ये नशिस्तें जो हैं वो हुकूमती इत्तेहाद को मिलती हैं या सुन्नी इत्तेहाद को मिलती हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलती हैं या किसी को नहीं मिलती। अगर तो ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद को मिल जाती हैं तो फिर हुकूमत के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त होगा और टर्निंग पॉइंट होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद के लिए। और अगर ये हुकूमत को मिल जाती हैं तो अभी तक के केसेस देखिए, उससे मुस्तकबिल का मंजरनामा अखज़ कर लीजिए और फिर घर बैठ जाइए, ज़बानों को बंद कर लीजिए और समझ लीजिए कि यही किस्मत थी। और अगर यह नज़रिया ज़रूरत के तहत किसी को नहीं दी जाती तो फिर बहुत सारे सवालात ये भी उठना शुरू हो जाएंगे कि कोरम किस तरीके से पूरा होगा, पार्लियामेंट किस तरीके से पूरी होगी। ये नशिस्तें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं तो फिर सवाल ये भी उठेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अगर गलत तशरीह की थी तो क्या इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कटहरे के अंदर लाया जाएगा, उससे बाज़पुरस की जाएगी कि तुमने इतना डिले जो करवाया गलत तशरीह करके, जिसमें बहुत सारे लोगों के लिए इबहाम पैदा हुए और इस नतीजे पर बैठना पड़ा कि फुल कोर्ट तश्कील देना पड़ा, तो क्या उससे जवाब तलबी की जाएगी। और अगर उससे जवाब तलबी की जाती है तो फिर उसका असर जो है वो जानिबदारी जो है वो साबित होगी दूसरे केसेस के ऊपर। वो केसेस जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर लगे हुए हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन को मुर्दे इल्जाम ठहराया गया, फिर उसका असर उस पर भी होगा। और सिर्फ उसी पे नहीं होगा, ये नशिस्तें मिल जाने से फिर ये चेयरमैन सेनेट और सदर के इलेक्शन के ऊपर भी असरअंदाज होगा कि क्या वो इलेक्शन दोबारा होंगे, क्योंकि उनमें से इतने वोटों को अगर मिन्हा भी कर दिया जाए तब भी उन नशिस्तों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस पूरे प्रोसेस के ऊपर फर्क पड़ जाता है। उसके ऊपर उंगलियां उठती हैं कि वो कानूनी एतबार से गलत है, कि उसमें अगर नंबर गेम तब्दील भी नहीं होती तो कानूनी एतबार से वो बुनियाद गलत है, तो क्या उस बुनियाद को भी हिलाया जाएगा, ये भी एक सवाल है। बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे और उन्हीं दरवाजों के बीच में से किसी का रास्ता निकलेगा, लेकिन इसी रास्ते में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अटकती है, निकल जाती है, या उस दरवाजे के पीछे खड़े रहना ही पसंद करती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस बर्क रफ्तारी से वहां से निकलती है, कितने लोगों के काफिले को मजीद बनाती है और वो काफिला किस नतीजे तक पहुंचता है, ये एक बुनियादी बात है। कल का दिन एक गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून, पार्लियामेंट की बालादस्ती, अवाम के हुकूक और उसके साथ साथ वो नशिस्तें जो नई 77 अगर तफवीज़ की जाती हैं पुराने लोगों को या नए लोगों को, वो किस अज़्म के साथ पार्लियामेंट में उतरेंगे और वहाँ पे किसके हुकूक के लिए बातें होंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब कल सुबह 12 बजे अवाम के कानों की समात तक पहुँचेगा और अवाम खुद उससे जज कर सकते हैं कि उनके हक़ में क्या बेहतर हुआ और क्या गलत हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।